पर लेकर आ गए हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपका अच्छा 10 मिनट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंतिम घंटा आपके लिए है, तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो सभी लोग बताएंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पर वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये आपका सेट नंबर 1 है 2022 का 801AA, ठीक है ना। तो चलिए इसमें देखते हैं, प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, और कॉपी में आपको कौन सी गलतियां नहीं करना है ये आपको यहाँ पर हम समझाने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हाई स्कूल परीक्षा उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके लिए कॉपी है। यहाँ हिंदी की बात करेंगे, आपको भर देना है क्या, अनुक्रमांक, क्योंकि जल्दी जल्दी हम आपको बताएंगे और अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट सब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके लिए मॉडल पेपर है, आपका मॉडल पेपर सेम टू सेम ऐसे ही आपका मॉडल पेपर आने वाला है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या आने वाला है। देखिए ये आपका 2022 का है, लेकिन 23 में आपका सिलेबस नहीं चेंज किया गया था। उसमें क्या चेंज किया गया था, शुरू में आपको 20 प्रश्न दिए गए थे, क्योंकि ये उस समय का है, इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है कि शुरू में 20 प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। और जो 2023 का मॉडल पेपर था ना, उसमें क्या था, शुरू के 20 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और इसमें से छंद विच्छेद वाला भी पोर्शन आपका काट दिया गया है। तो चलिए इसमें जितने भी प्रश्न हैं उनको अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको सॉल्व ऐसे ही करना है। सॉल्व कैसे करना है, ऐसे ही करना आपको मॉडल पेपर को। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न संख्या नंबर 1 की बात करेंगे, एक के क की बात करेंगे। तो मुंशी प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है। तो मुंशी प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध जो उपन्यास है कौन सा है, गोदान है। कौन है, गोदान है, ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम आपको लिखना है। तो कौन है, प्रतिशोध विनायक दामोदर सावरकर। कौन है, प्रतिशोध विनायक दामोदर सावरकर, ठीक। लहरों का राजहंस किस विधा पर आधारित है। तो यह नाटक पर आधारित है। किस पर, नाटक पर आधारित है। जय पराजय रचना के लेखक का नाम आपको बताना है। जय पराजय लेखक का नाम क्या है, उपेंद्र नाथ अस्क। कौन है, उपेंद्र नाथ अस्क हैं, ठीक है ना। राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा किस विधा पर आधारित है। राजेंद्र यादव की जो प्रतीक्षा है वो कहानी, वो किस विधा पर आधारित है, यह आपकी आधारित है किस पर, कहानी, यानी प्रतीक्षा कहानी विधा पर आधारित है, ठीक है ना। संख्या नंबर 2 की बात करेंगे, तो हालांकि आप प्रश्न आपको दिया जाएगा, ये जो प्रश्न अब पूछा जाता है ना, तो ऐसे प्रश्न आपको क्या किए गए हैं, ये बहुविकल्पी में परिवर्तित कर दिए गए हैं। सेम टू सेम वही चीज़ है, ठीक। और ये अब बहुविकल्पी में परिवर्तित करें, आपको बहुविकल्पी रूप में देखने को मिलेगा। तो रीतकाल के 2 कवियों के नाम लिखकर उसकी एक एक रचना के नाम लिखिए। जैसे कि भूषण की जो रचना है शिव बामुनी है, और केशव दास की जो रचना है क्या है हमारी, रामचंद्रिका। कौन है, रामचंद्रिका, ठीक है ना। छायावादी की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है आपको। तो छायावादी का युग की 2 प्रवृत्तियां आपकी मैं बता दूं, विशेषताएं इस प्रकार हैं, प्रेम सौंदर्य का विचित्रण, प्रकृति का मानवीकरण, ठीक। और खुशबू की शिलालेख किस विधा पर आधारित है। खुशबू की शिलालेख है काव्य विधा पर आधारित रचना है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे, आपका दिया है क्या, यहाँ से उच्च से शुरू हुआ है, कहाँ से, उच्च से शुरू हुआ है और यहाँ तक आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। कहाँ से, यहाँ से, यह वाला आपका नीचे आपको देखेंगे। तो आज ध्यान दीजिए, आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में उद्भूत, और यहाँ पर लास्ट में उपयोग को नियंत्रित भी, ठीक है ना। तो ये आपके लिए है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको देखते हैं अच्छी तरीके से, ध्यान दीजिएगा। ये आपका अगर देखा जाए तो ये आपका संदर्भ, इसको कैसे लिखेंगे आप, संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृत नामक निबंध से उद्धृत है, ठीक। व्याख्या की बात करेंगे, तो प्रस्तुत गद्य अंश में लेखक कह रहा है कि वर्तमान युग की विज्ञान की उन्नति का युग है। विज्ञान की उन्नति से क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कह रहा है विज्ञान की उन्नति से मनुष्य को असीमित शक्ति प्राप्त हो गई है, किंतु विज्ञान से प्राप्त शक्ति का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इस शक्ति का उपयोग क्या हो गया है, एक व्यक्ति अथवा समूह के उत्थान के लिए तथा दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में हो रहा है। लेखक का कहना है कि समाज में या राष्ट्र में ऐसी भावना उत्पन्न होनी चाहिए जिससे विज्ञान के शक्ति इस दुरुपयोग को रोकने के लिए अहिंसात्मक त्याग की भावना को बढ़ावा दिया जा सके।
ठीक है ना। अब देखिए क्या कर रहा है कि जिससे विज्ञान के शक्ति के इस दुरुपयोग को रोकने के लिए अहिंसात्मक त्याग की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। अगला देखेंगे, विज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। जो विज्ञान का उपयोग है वह किस प्रकार किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो विज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, तो विज्ञान का उपयोग जो है ना, विज्ञान का उपयोग एक समूह और व्यक्ति के उत्थान तथा दूसरे समूह और व्यक्ति का पतन करने के लिए हो सकता है। इस शांति का प्रयोग अहिंसात्मक त्याग की भावना से किया जाना चाहिए। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, मानुष है तो वही रसखान, ये आपका दे रखा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो किसका है, ध्यान दीजिएगा। प्रस्तुत रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड से संकलित सवैये शीर्षक से अवतरित है। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। अगला देखेंगे, यहाँ से दो रेखा इस प्रसंग आपको इसमें लिखना होगा। प्रसंग क्या लिखेंगे आप, इस पद में रसखान ने पुनर्जन्म विश्वास व्यक्त किया है और अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज में जन्म लेने और उसके समीप ही रहने की कामना की है। ठीक है ना। रसखान कवि कहते हैं कि हे भगवान, हे भगवान, मैं मृत्यु के बाद अगले जन्म में यदि मनुष्य के रूप में जन्म लूँ तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रजभूमि में गोकुल के ग्वालों के मध्य निवास करूं। यदि मैं पशु योनि में जन्म ग्रहण करूं तो जिसमें मेरा कोई वश न हो, फिर मेरी है कि मैं नंद की गायों के बीच विचरण करता रहूं। यदि अगले जन्म में पत्थर का बना तो मेरी इच्छा है कि मैं इसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे आपने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए और जलमग्न होने से गोकुल ग्राम की रक्षा करने के लिए अपनी उंगली पर छाते के समान उठा लिया था। यदि मुझे पक्षी योनि में भी जन्म लेना पड़ा तो मेरी इच्छा है कि मैं यमुना नदी के किनारे कंदम के वृक्ष की शाखाओं पर निवास करूं। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। संख्या नंबर क्या बात करेंगे, 5 की बात करेंगे। इसमें आपको जन्म क्या लिखा है, जीवन परिचय लिखना होगा। तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आपको लिखना है। किसका, जयशंकर प्रसाद जी का लिखना है। तो लिखेंगे कि हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुगली साहू परिवार में हुआ। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धनाढ्य व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई तथा स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू का तथा फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही वेद, पुराण, दर्शन, इतिहास का भी गहन अध्ययन किया। फलतः वैभव के पालने झूलना इनका परिवार ऋण के बोझ से दब गया और क्रमशः प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर हो गया और अंततः ये क्षय रोग से पीड़ित होकर ध्यान दीजिए केवल 44 वर्ष की आयु में ही हिंदी साहित्य में 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को रिक्तिका उत्पन्न करते हुए इन्होंने इस संसार को विदा ले लिया। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए कृतियाँ की बात करें कि कृतियाँ ध्यान दीजिएगा, इन्हीं कृतियों में कौन कौन सी कृतियाँ हैं। प्रसाद जी ने काम, नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंधों की रचना की है। तो किसकी रचना की है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं ना, आप लोग एकदम छाप कराइएगा इसको। ठीक है ना, छाप कराइएगा, कहीं पर छोड़िएगा मत। ठीक है ना। प्रसाद जी ने क्रमशः नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंधों की रचना की। इनकी प्रमुख कृतियों का विवरण निम्नलिखित है। ठीक है ना, कौन कौन सी हैं ध्यान दीजिएगा। स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामना और राज्यश्री। ठीक है ना। उपन्यास की बात करें, कंकाल, तितली और इरावती अपूर्ण इनका है। ठीक है ना। काव्य की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, कामायनी इनका महाकाव्य है और आंसू झरना। ठीक है ना। साहित्य में स्थान की बात करें तो प्रसाद जी के छायावादी युग के तथा यहाँ पर क्या है, युग प्रवर्तक के रचनाकार हैं। तुलसीदास का जीवन परिचय। हिंदी काव्य जगत के संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी भाद्रपद शुक्ल पक्ष के एकादशी संवत 1589 संवत में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सूरो ग्राम में मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजापुर का ही समर्थन किया था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी देवी था। मूल ध्यान दीजिएगा, मूल पैदा होने के कारण ये ध्यान दीजिएगा, इन्हें माता पिता ने इन्हें राक्षस मानकर इनका परित्याग कर दिया। इनका पालन पोषण इनके गुरु नरहरिदास ने किया।
ठीक है ना। आगे देखेंगे यहाँ पर, तो ये बहुत लंबा चौड़ा लिखा गया, ऐसे आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना, ऐसे आपको नहीं लिखना है। तो इसमें से कुछ चीज़ों को आप काट भी सकते हैं। आप सुनिए अच्छी तरीके से जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, और इसको आप अपने दिमाग में बैठाइए, सेट करिए, ठीक है ना। और कुछ समय बाद इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। ये अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक बार रत्नावली जी के मायके चले जाने पर इन्हें बहुत गहरा दुख हुआ। तब ये 100 मुर्दे सांप की रस्सी बनाकर उसके अट्टारी पर जा पहुँचे। तब रत्नावली जी ने यह सब देखकर उनको क्या किया, उनको फटकारते हुए कहा, अस्ति चर्ममय देहमम तमय ऐसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम म होती न तब भयभीत। तो हे नाथ, जिस तरह आप मुझसे मिलने आए हैं, अगर इसी तरह श्री राम के चरणों में जाते तो आपका कल्याण हो जाता। तब यह सब सुनकर तुलसी जी की आंखें खुली की खुली रह गई। तब तुलसीदास जी को वैराग्य हो गया। तब यह सीधा रामचरितमानस लिखना शुरू कर दिए। काशी के 80 घाट पर इनका 1632 ईस्वी में देहांत हो गया, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे देखते हैं। संवत 1680 और 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर, ठीक है ना। आपका ये हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगर इनकी रचनाओं की बात करें, श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, ठीक है ना। साहित्य में स्थान की बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। कौन हैं? सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनके द्वारा हिंदी कविता को सर्वोत्मुखी उन्नति हुई है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर संस्कृत में आपको अनुवाद करना होगा, इसको आप लिख लीजिएगा। अस्माकं संस्कृत सदा गतिशीला वर्तते, सर्वभूतेषु संभाव विचारेषु, ठीक है ना। आपको कहीं अगर ये मिलेगा तो आप मान लीजिएगा गद्यांश कहाँ का है, हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है ना। और इसको आप लोग लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से और मिलाकर अपना पढ़ लीजिएगा, ठीक। और अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नया हो, ऐसे आपको पूछेगा प्रश्न। तो आप क्या लिखेंगे? बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय, उभयत्र समो वीर भावो वीरता, ठीक है ना। ये आप लिख लेना है। और वीर केन पूज्यते, वीर वीर पूज्य, चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथत, तो चंद्रशेखर स्वनाम आजात इति अकथयत, ठीक है ना। करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा आपको देना है, तो ध्यान दीजिएगा, ये मैंने बहुत बार बताया हुआ भी है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता जब रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे करुण रस होता है आपका। उदाहरण तौर पर देखेंगे तो मरी खोए भुजंग सी, जननी फंसा पटक रही थी, शीश अंधी आप बनाकर मुझको न्याय तूने जगदीश, ठीक है ना। रूपक अलंकार की बात करेंगे तो रूपक अलंकार क्या होता है कि जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो ध्यान दीजिए, उदाहरण तौर पर चरण कमल बंदव हरिराई, ध्यान दीजिएगा। रोला अथवा सोठा की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसका परिभाषा आपको देना है। तो यह 4 चरण वाला सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। इसमें 11 व 13 मात्राएं पर यति होती है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। यह दावा, यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वहीं सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधक उसे प्राप्त हो चाहे नाना, ठीक है ना। चलिए संख्या नंबर 9 की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो अन, अनु, अभि। अन से क्या बन जाएगा? अन, अपमान, यानी कि ध्यान दीजिएगा अपनापन, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अप से हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आप अन नहीं, अन, ध्यान दीजिएगा, अगर अनु है आपका तो अनुपम लिखेंगे, और अभी है तो अभिलाषा लिखेंगे। अगर अन है तो यहाँ पर आप लिखेंगे अनादर, क्या लिखेंगे? अनादर, ठीक है। आप इस तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक का क्या करना है, यहाँ पर एक एक क्या करना है, उदाहरण आपको बताना है। तो त्व का महत्व और वट का अक्षय वट। निम्नलिखित किन्हीं 2 का समास विग्रह करिए। दोपहर का 2 पहरों का समूह द्विगु समास हो जाएगा। चौराहा 4 राहों का समूह आपका यहाँ पर हो जाए। निम्नलिखित शब्दों का तत्सम आपको लिखना है। कुआं का कूप, छाया का छाँव, ठीक। कमल का पर्यायवाची आपको लिखना है पंकज और नीरज। क्रोध का कुपित और कुद्ध,
ठीक है ना। निम्नलिखित में से किन्हीं दो संधि के विच्छेद आपको करना है। तो मनु धन अंतर का क्या हो जाएगा, मनवंतजय यानी यण संधि आपका हो जाएगा। आदि धन अंत क्या क्या हो जाएगा, आद्यतः यण संधि आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए आपका क्या हो जाएगा, संधि आपको नहीं पूछा जाएगा इस साल, संधि आपको नहीं पूछा, संधि का क्वेश्चन नहीं करना है आपको, ठीक है ना। और ये विभक्ति और वचन भी हटा दिया गया है, इसको आपको नहीं करना है, ठीक। और प्रदूषण पर आपको निबंध लिखना है। तो प्रस्तावना में आप देखिए क्या लिखेंगे, समस्या प्रदूषण पर क्या लिखेंगे कि प्रदूषण हमारे देश की सबसे जटिल समस्या है, इसे लोग समस्या को जूझ रहे हैं। आमतौर पर सामान्य व्यक्ति इस समस्या में दूरी बनाने में असमर्थ रहे हैं। हमारी सरकारें निरंतर प्रयास में जुटी हुई इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है, ठीक। और क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। प्रदूषण का अर्थ की बात करेंगे। प्रदूषण का अर्थ क्या है कि संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति का निर्माण हुआ, प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है और आज इसने इतना विकराल रूप धारण किया है कि उससे मानवता के विकास का संकट उत्पन्न हो गया। प्रदूषण के प्रकार की बात करेंगे तो आज के वातावरण प्रदूषण इन रूपों में दिखाई देता है। वायु प्रदूषण में, जल प्रदूषण में आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है ना। और ध्वनि प्रदूषण में, और प्रदूषण की समस्या में समस्या का समाधान आप लिख देंगे, उपसंहार आपको यहाँ पे लिख देना है। और ध्यान दीजिएगा आप पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से का उत्तर आपको देखा, जैसे अग्र पूजा आपका इसमें आ जाएगा, अग्र पूजा का आपको लिख देना है, ठीक है ना। तो अग्र पूजा आप यहाँ पर पूरा लिख देंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये आपका पूरा का पूरा मॉडल पेपर था मेरे प्यारे दोस्त। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, अब तक के लिए जय हिंद जय भारत।